Hey guys, welcome back to CMA Junction. In this video, we are going to start with study note 9 related to strategic financial management, that is financial risk. So ये जो हमारा चैप्टर है वो पूरा थ्योरी चैप्टर है जिसमें आपको फाइनेंशियल रिस्क क्या है और उसके बारे में इन डिटेल हमारा यहाँ पे कंसेप्ट क्लैरिटी की जाती है। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कंसेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क क्या है और रिस्क मैनेजमेंट क्या है। सो रिस्क हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। रिस्क क्या होता है? रिस्क मतलब जैसे कि हमको पता है कि हमारा जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है, समझ लीजिए 11% आने वाला है। सो इस 11% में कितने डेविएशंस हो सकते हैं, मतलब कितना उसमें चेंजेस आ सकते हैं, उसको हम रिस्क बोलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली वही रिस्क को यहाँ पे आपको डिफाइन किया गया है as risk is a condition in which there exists a quantifiable dispersion in the possible outcome। possible outcome क्या हुआ करता था? हमारा expected return हमारा possible outcome हुआ करता था। उसका डिस्पर्शन मतलब उसमें से कितने डेविएट हो सकता है हमारा रिटर्न, उसको हम रिस्क बोलते हैं इन द पॉसिबल आउटकम फ्रॉम एन एक्टिविटी। नॉर्मली उसी को हम अनसर्टेनिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं इस चैप्टर में। सो यहाँ पे अनसर्टेनिटी क्या बोला जा रहा है? कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि रिस्क और अनसर्टेनिटी को एक ही वर्ड मान के एक तरह से यूटिलाइज करते हैं। सो उसी को हमको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिस्क इज डिफरेंट फ्रॉम अनसर्टेनिटी। रिस्क मतलब हमने देखा, हमको पता है हमारे पास एक एक्सपेक्टेड रिटर्न है और इस एक्सपेक्टेड रिटर्न में कितने चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कितना ऊपर और कितना नीचे जा सकता है, वो हमारा रिस्क कहलाता है। अनसर्टेनिटी क्या होता है? ये हमारा इनएबिलिटी टू प्रेडिक्ट द आउटकम फ्रॉम एन एक्टिविटी। यहाँ पे हमने आउटकम निकाली और उसके डिस्पर्शन को रिस्क बोल रहे हैं, लेकिन अनसर्टेनिटी इससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पे हमको आउटकम ही नहीं पता तो हम यहाँ पे डिस्पर्शन कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको आउटकम ही नहीं पता। सो अनसर्टेनिटी इनएबिलिटी हमारी, हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं कि हमारा आउटकम क्या होगा। ठीक है, सो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि रिस्क को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डेविएशन आ सकता है, लेकिन अनसर्टेनिटी कैलकुलेबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे आउटकम ही नहीं पता, तो हम रिस्क या फिर अनसर्टेनिटी, कितनी अनसर्टेनिटी है वो भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ हो और रिस्क और अनसर्टेनिटी को अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ही यूज़ किया जाएगा। आज हम प्रोफेशनल्स हैं तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे लिए रिस्क और अनसर्टेनिटी अलग है, किस तरीके से अलग है वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है रिस्क इन कंटेक्स्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड, मतलब फाइनेंशियल लैंग्वेज में हम रिस्क को किस तरीके से डिफाइन करते हैं। सो रिस्क इज पोटेंशियल फॉर फ्यूचर रिटर्न्स टू वैरी फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न। हमने बताया आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न से कितना वैरी हो सकता है हमारा फ्यूचर में आने वाला रिटर्न, उसको हम क्या बोलते हैं? रिस्क बोलते हैं। देयरफॉर अब हमको पता है कि रिस्क जो है वो डेविएशंस है, और डेविएशंस जो है अगर हमको पता चल गया कि डेविएशन आने वाले हैं तो उन डेविएशंस को मैनेज करना हमारा काम है, ताकि हम उन रिस्कों को भले ही पूरी तरीके से एलिमिनेट ना करें तो कम से कम एटलीस्ट कम कर सकें। इसलिए रिस्क को मैनेज करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है वो अब हम देखने वाले हैं। एज पर CIMA, risk management is defined as the process of understanding and managing risk then an organization is inevitable subject to in attempting to achieve its corporate objective। क्या बोल रहा है डेफिनेशन? हमको बोल रहा है रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं और रिस्क को मैनेज करते हैं, मतलब कौन सा रिस्क है, कैसे आ सकता है, वो सब चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं और उसको मैनेज करते हैं। और ये ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अगर अपना ऑर्गेनाइजेशन अपनी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहता है तो वो रिस्क ऐसे हैं जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब अनअवॉइडेबल रिस्क है। ठीक है, सो नॉर्मली हम बोल सकते हैं कि सिस्टमैटिक रिस्क की यहाँ पे बात की जा रही है। हमने देखा था पिछली क्लास में जब हम चैप्टर नंबर 8 देख रहे थे, वहाँ पे हमने देखा था टोटल रिस्क इज इक्वल टू सिस्टमैटिक प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। सो नॉर्मली हमारे रिस्क मैनेजमेंट में हम किस चीज़ को मैनेज करते हैं? सिस्टमैटिक रिस्क को, जो नॉर्मली हर एक कंपनी के ऊपर आता है, हर एक सिक्योरिटी के ऊपर आता है। ठीक है, सो क्या बोल रहा है, देखिए रिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अंडरस्टैंड करते हैं और मैनेज करते हैं रिस्क को, दैट एन ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल, मतलब जो कि ऑर्गेनाइजेशन अनअवॉइडेबल है, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना चाहती है। तो मतलब अगर आपको अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है तो ऑफकोर्स ही बात है आपको कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा, और ये ऐसे रिस्क होते हैं जो कि अनअवॉइडेबल है, ये आपको बेयर करने ही पड़ते हैं, तो उनका मैनेजमेंट करना ही हम रिस्क मैनेजमेंट कहलाते हैं।
करना कहते हैं। ठीक है, सो अब नेक्स्ट हम पॉइंट देख रहे हैं स्टेप्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। हमने समझ लिया रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से होगा वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सो रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स है। फर्स्ट है हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को क्वांटिफाई करो, रिस्क का ट्रीटमेंट करो और फीडबैक लेते रहो हर बार, मतलब मॉनिटर करते रहो अपने रिस्क के ट्रीटमेंट्स को। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विथ रिस्क आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहला हमारा काम है आइडेंटिफाई करना रिस्क जो कि ऑर्गेनाइजेशंस पे आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के कौन से ऐसे रिस्क हैं जो कि उनको अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करने वाले हैं। ऐसे रिस्क को आपको आइडेंटिफाई करना है। हमारा मेन काम, फर्स्ट काम जो हमारा रिस्क आइडेंटिफिकेशन में होगा वो होगा आइडेंटिफाइंग रिस्क एक्सपोजर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को कौन कौन से रिस्क बेयर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको करना है अंडरस्टैंडिंग देयर रेलेवेंस, मतलब हमारे बिजनेस के सर्वाइवल के लिए वो रिस्क लेना कितना इंपॉर्टेंट है, या फिर आप बोल सकते हैं कि वो रिस्क के कारण हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना इफेक्ट होने वाला है। ठीक है, हमको क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है रिलेवेंस ऑफ पर्टिकुलर रिस्क कि उसके कारण हमारे सर्वाइवल ऑफ बिजनेस पे कितना इफेक्ट पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी आई है जो कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है जो कि सारे कंपनीज अपने लगा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, लेकिन अगर हम नहीं लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर कितना उसका रिस्क आ सकता है, मतलब हमारे प्रोडक्ट में कितना उसके क्वांटिटीज जो भी हम बेच रहे हैं उसमें कितना कम हो सकता है, ये आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, हमने टेक्नोलॉजी को अगर चेंज नहीं किया इन दैट केस हमको ऐसा हो सकता है कि हमको हमारे बिजनेस में लॉस हो जाए। ठीक है, तो आपको वो फाइंड आउट करना है कि इसके कारण आपके बिजनेस के सर्वाइवल में कितना चेंजेस आएगा, या फिर बोल सकते हैं आप कितना इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, रेलेवेंस फाइंड आउट कीजिए कि वो रिस्क कितना रेलेवेंट है और कितना ज़्यादा इफेक्ट वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कर सकता है। नेक्स्ट उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है डिटरमाइनिंग अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ रिस्क टॉलरेंस, मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन कितना रिस्क बेयर कर सकता है। तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ें फाइंड आउट की। सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया, हमने रिस्क फाइंड आउट किया जो कि हमको बेयर करना पड़ सकता है। उसके बाद हमने उसकी रेलेवेंस फाइंड आउट की कि वो कितना रेलेवेंट है, वो कितना हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट कर सकता है। तीसरा आपको फाइंड आउट करना है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी रिस्क टॉलरेंस कैपेसिटी है, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन जितना रिस्क हमको मिल रहा है उतना रिस्क टॉलरेट कर सकता है कि नहीं। तो रिस्क को हमको आइडेंटिफाई करने के लिए ये 3 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, रिस्क का रेलेवेंस और रिस्क टॉलरेंस, ये 3 चीज़ें हमको फाइंड आउट करनी पड़ती है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन के अंदर आपको 3R फाइंड आउट करना पड़ता है, ऐसे करके भी आप इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिस्क क्वांटिफिकेशन। पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमको कौन कौन से रिस्क बेयर करने पड़ सकते हैं, कितना कितना रिस्क हम टॉलरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम उसको क्वांटिफाई करते हैं नंबर्स कि हमारे लिए एक्चुअल में वो रिस्क कितना पड़ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने रिस्क को 100 तक दिया है, मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल आपका रिस्क 50 है, 60 है, ये इन नंबर्स हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा रिस्क जो है कितना आ रहा है। ठीक है, वो कैसे होता है, क्वांटिफाई करेंगे हम रिस्क को प्रोबेबिलिटीज के टर्म पे कि प्रोबेबिलिटी के टर्म पे हमको कितना लॉस हो सकता है और नंबर्स के टर्म पे हमको कितना लॉस हो सकता है। तो ये दोनों हम फाइंड आउट करते हैं इन रिस्क क्वांटिफिकेशन। नेक्स्ट हमने क्वांटिफाई कर लिया, सबसे पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको क्वांटिफाई किया, अब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। हमको पता चल गया कि इतना रिस्क आ रहा है, ऐसा ऐसा है, उतना टॉलरेट कर सकती है कंपनी। नेक्स्ट हमको पता चल गया कि हमारा लॉस जो है इन नंबर्स इतना आने वाला है। अब इस लॉस को कैसे हम ट्रीटमेंट करें ताकि एटलीस्ट एलिमिनेट ना हो, तो कम से कम कर सके हम हमारे लिए, हम जितना बेयर कर सकते हैं उतना हम उसको बना सके। तो उसके लिए हम करते हैं रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क ट्रीटमेंट के लिए आपको यूज करना पड़ता है स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज ताकि आप रिस्क को ट्रीट कर सके प्रियोरिटी के अकॉर्डिंग। मतलब हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था उसका रेलेवेंस, अब रेलेवेंस के अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट करेंगे रेलेवेंस मतलब कितना वो अफेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल एक रिस्क है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन को 50% अफेक्ट करने वाला है, दूसरा है 40%, तीसरा है 20%। तो इसमें प्रायोरिटी बन गई, सबसे पहले आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, दूसरा इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तीसरा इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और ये अकॉर्डिंग टू टाइम भी हो सकता है। प्रियोरिटी कैसे होगा अकॉर्डिंग टू टाइम, समझ लीजिए ये रिस्क आने वाला है 30 मई को, ये रिस्क आने वाला है 4 जुलाई को,
और ये रिस्क आने वाला है 25 मई को। इन दैट केस आपको कौन सा रिस्क सबसे पहले ट्रीट करना चाहिए? अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी आपको इसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको ये बेयर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको ये बेयर करना पड़ेगा, और तीसरे नंबर पे आपको ये बेयर करना पड़ेगा। सो उसके अकॉर्डिंग भी आपको ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज लगाने हैं ताकि आप उसको ट्रीट करेंगे, और ये होगा इन ऑर्डर ऑफ प्रियोरिटी। प्रियोरिटी अकॉर्डिंग टू परसेंटेज ऑफ रिस्क भी हो सकता है कि कितना उसमें रिस्क हमारा ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है, और साथ साथ टाइम भी उसमें मैटर करेगा कि कौन से टाइम पे वो रिस्क हमारे पास आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, हमने रिस्क का ट्रीटमेंट कर लिया अकॉर्डिंग टू स्ट्रैटेजीज अपना के। अब इसके बाद आपको उन रिस्क को मॉनिटर करना है। सो मॉनिटरिंग रिस्क, ये क्या बोल रहा है देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर एग्जांपल फीडबैक आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपको फीडबैक लेते रहना है। हमने ये स्ट्रैटेजीज अपनाई, अब उसके बाद क्या हमारा काम खत्म हो गया? तो आंसर है नो। एज आपने ये ले लिया तो उसके बाद आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में इन स्ट्रैटेजीज से हमारा रिस्क मैनेज हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या एक्शंस हमको लेने पड़ेंगे, वो काम हम करते हैं मॉनिटरिंग रिस्क के अंदर। सो क्या बोल रहा है देखिए, जो भी एक्शंस आपने लिए हैं रिस्क ट्रीटमेंट के अंदर, उसको आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना है और कंट्रोल करना है, ताकि आप फाइंड आउट करें कि उसका एक्चुअल में आप जो रिजल्ट सोच रहे थे वो आपको मिल रहा है कि नहीं। आई होप ये क्लियर हुआ हो। रिस्क मैनेजमेंट के 4 स्टेप्स हैं: रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क क्वांटिफिकेशन, रिस्क ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग रिस्क। फर्स्ट रिस्क आइडेंटिफिकेशन, जिसके अंदर हम 3 काम करते हैं। सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम फाइंड आउट रिस्क के रेलेवेंस देखते हैं, फिर उसके बाद हम रिस्क टॉलरेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट रिस्क क्वांटिफिकेशन है, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस और क्वांटम ऑफ लॉस निकाला जाता है। नेक्स्ट रिस्क ट्रीटमेंट की किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा, दैट इज कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हम यूज करने वाले हैं। और लास्ट में आता है हमारा मॉनिटरिंग रिस्क। रिस्क को मॉनिटर करो, फीडबैक करो, जो भी आपने ट्रीटमेंट किया है उसका आपको इफेक्ट मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं एज ये सारे स्टेप्स को देख के, अगर आप ये 3 स्टेप्स फॉलो कर चुके, उसके बाद आपको हमेशा मॉनिटरिंग करती रहनी पड़ेगी, फिर बार बार आपको ये सारे स्टेप्स फाइंड आउट करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मॉनिटर करने से पता चला कि हमने जो रिस्क आइडेंटिफाई किया था, अभी वो रिस्क के अलावा हमारे पास और भी रिस्क आ रहे हैं, तो आपको फिर से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, फिर क्वान्टिफाई करना पड़ेगा, फिर ट्रीटमेंट, फिर मॉनिटरिंग। तो हम बोल सकते हैं एट लास्ट कि हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, या आपको कंटिन्यूअसली करना पड़ता है विदाउट ब्रेक, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि रिस्क ट्रीटमेंट करना होता है हमको, ठीक है। रिस्क क्वांटिफिकेशन तो हमने देख लिया कि रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे इन नंबर्स, तो ये हमने पिछली क्लास में देखा था, हम वहां पे रिस्क कैलकुलेट करते थे, है ना। तो रिस्क क्वांटिफिकेशन तो हमको पता है, अब रिस्क ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, क्योंकि रिस्क आइडेंटिफिकेशन हमको पता चल गया कि किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, क्वांटिफिकेशन हमको पहले से पता है, हम देख रहे हैं कि रिस्क को ट्रीट कैसे किया जाएगा, दैट इज कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हमारे पास होंगी। सो हम यहाँ पे देखने वाले हैं रिस्क ट्रीटमेंट या फिर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज। मतलब मिटिगेशन दैट मीन्स एक्शन ऑफ रिड्यूसिंग रिस्क, किस तरीके से आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं, उनकी स्ट्रैटेजीज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हमको पता है हमारा जो सिस्टमैटिक रिस्क है, नॉर्मली हमको पता है कि हमारा जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है आप उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन जो सिस्टमैटिक रिस्क है वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज अपना के आप इसको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सो किस तरीके से उसको रिड्यूस किया जाएगा, क्या क्या स्ट्रैटेजीज होंगी, ये हम देखने वाले हैं। सो सबसे पहले बोला गया है कि डिफरेंट सिनेरियो रहेगा हर टाइप ऑफ रिस्क के लिए। अब ये टाइप ऑफ रिस्क क्या है वो हम इसके बाद देखेंगे जब हम रिस्क ट्रीटमेंट और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज पढ़ लेंगे, ठीक है। सो अलग अलग जो भी हमारे टाइप ऑफ रिस्क होंगे उसके अकॉर्डिंग हमको अलग अलग एक्शंस लेने पड़ेंगे, ये यहाँ पे सबसे पहले बोला जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग ही आप स्ट्रैटेजीज अपनाएंगे कि अलग अलग टाइप ऑफ के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहेंगी। सबसे पहले हमको 2 टूल्स बता दिए गए हैं रिस्क मैनेजमेंट टूल्स, एक तो ट्रेडिशनल है और एक मॉडर्न है। तो ट्रेडिशनल में नॉर्मली क्या यूज किया जाता था, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को कैसे यूज किया जाता था, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के पास कोई भी रिस्क है, फॉर एग्जाम्पल उनको प्रॉफिट जो है हमेशा, मतलब पिछले साल में उनको 5 लाख तक का प्रॉफिट होता था हर साल, लेकिन इस बार उनको लग रहा है कि इस बार जो हमारा प्रॉफिट है वो हमारा 2 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा, तो उनको इस पर रिस्क है कि हमारा प्रॉफिट का हमको यहाँ पे लॉस हो सकता है। इन दैट केस वो क्या करेंगे, इसका इंश्योरेंस करा लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनको लगा कि यहाँ पे रिस्क है, हमारे प्रोडक्ट्स नहीं बिकेंगे ज़्यादा और हमको अच्छा प्रॉफिट नहीं होने वाला है, तो उनको पता चल गया था पहले ही, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस करा लिया।
फॉर एग्जाम्पल हमारा फैक्ट्री है जहाँ पे हम प्रोडक्शन करते हैं। अब किसी को थोड़ी ना पता है कि फैक्ट्री में कभी भी आग लग सकती है, हमको पता है? हमको थोड़ी ना पता चलने वाला है, हमको पहले खबर आएगी कि हमारे पास आग लगने वाली है करके, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है ना। तो कभी भी आग लग सकती है, तो इसका भी रिस्क रहता है। इस रिस्क से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा इंश्योरेंस करा लेते हैं ताकि हमको ज़्यादा रिस्क बेयर ना करना पड़े। सो ये नॉर्मल ट्रेडिशनल हमारा रिस्क मैनेजमेंट टूल है, दैट इज इंश्योरेंस। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडर्न टूल्स में दो टूल्स यहाँ पे बताए गए हैं, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन और डेरिवेटिव्स। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या है, तो डाइवर्सिफिकेशन हमने पिछली क्लास में भी देखा था, डाइवर्सिफाई करके आप अपना रिस्क जो है कम कर सकते हैं, है ना। हमने ये भी देखा था कि डाइवर्सिफिकेशन पे कोरिलेशन का भी अफेक्ट होता है। कोरिलेशन का कैसे अफेक्ट होता है वो आप पिछली क्लास में जाके देखिए, हमारा जो पुराना चैप्टर है उसमें आपको इन डिटेल पता चलेगा कि कोरिलेशन हमारा जो है वो क्या हो सकता है। आर +1 आर से भी डिनोट किया जाता है, कोरिलेशन को पी से भी डिनोट किया जाता है। तो आर +1 भी हो सकता है आपका, -1 भी हो सकता है और साथ साथ 0 भी हो सकता है। इन तीनों कॉन्सिक्वेंसेज में आपके क्या क्या रिजल्ट होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के, वो हमने पिछले क्लासेस में देखा है, तो वहाँ पे आप जाके देखिए, आपको क्लियर होगा कि ये क्या पॉइंट है, ठीक है। सो नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मतलब एक ही जगह पैसे ना लगा के अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाना, ताकि फॉर एग्जांपल हमारा ABCD हमने ये 4 सिक्योरिटीज़ में पैसे लगाए। फॉर एग्जांपल ये वाले सिक्योरिटी वाले ने अगर डिफ़ॉल्ट कर दी तो हमको दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला एटलीस्ट इन पे तो प्रॉफिट होगा, या फिर 2 ने कर दिया तो 2 तो बचा, एटलीस्ट हम इससे क्या कर सकते हैं, हमारा रिस्क जो है उसको कम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। नेक्स्ट हमारा आता है डेरिवेटिव्स। सो ये तो डाइवर्सिफिकेशन हो गया जहाँ पे हम अलग अलग सिक्योरिटीज पे क्या कर रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं। अब हम देख रहे हैं क्या हमारा डेरिवेटिव के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन क्या होता है, हमने एक ऑप्शन ले लिया, जब हम सिक्योरिटीज़ खरीदे उसके बाद हमको ऐसा लगा कि हमारी जो सिक्योरिटीज़ हैं उनका प्राइस गिर सकता है, तो हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल हमने सिक्योरिटी A खरीदी थी, तो सिक्योरिटी A की कंपनी में जाके हमने उसका ऑप्शन, वहाँ से ऑप्शन ले लिया। क्या ऑप्शन ले लिया कि जो सिक्योरिटीज़ हमने खरीदी है सिक्योरिटी A, उसका प्राइस अभी 100 है, सो हम आगे जाके इसको 100 या 105 में ही बेचेंगे, मतलब इससे कम पे ये नहीं बिकेगा। ये उनके पास ऑप्शन है, तो वो ऑप्शन इन्होंने ले लिया है और इसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। सो हमारे पास मिस्टर ए है जिन्होंने सिक्योरिटी ए ली है और सिक्योरिटी ए का प्राइस उनको लग रहा है कि आगे जाके गिर सकता है, तो वो आगे जाके वो प्राइस ना गिरे इसलिए वो ऑप्शन ले रहे हैं, ठीक है। क्या ऑप्शन ले रहे हैं कि आगे जाके जब भी वो बेचेंगे इसको वो 105 में बेच सकते हैं, ठीक है। सो ये जो है ये ऑप्शन उन्होंने लिया है, ये इस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से रिलेटेड और ये इस पर्टिकुलर कंपनी से ही रिलेटेड है ना। इस सिक्योरिटी से रिलेटेड ही उन्होंने कोई और ऑप्शन या फिर डेरिवेटिव लिया है। तो डेरिवेटिव क्या होता है, जो कि इस सिक्योरिटी से ही रिलेटेड वाली चीज़ आपने ली है ताकि आप लॉस को क्या कर सकें, मिनिमाइज कर सकें, ठीक है। सो नॉर्मल हमारा ये जो है ये हमारा न्यू मॉडर्न टेक्निक्स के अंदर आते हैं डेरिवेटिव और डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। सो डेरिवेटिव को मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन भी किया है कि डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है जिसकी वैल्यू होती है, और ये जो वैल्यू है वो डराइव की जाती है अंडरलाइंग एसेट या फिर ग्रुप ऑफ एसेट से। तो जो ये हमारा सिक्योरिटी था इसी के वैल्यू से हमने उसकी वैल्यू डराइव की है ना। तो इसकी जो वैल्यू थी वही वैल्यू रहेगी आगे जाके, यही हमने बोल के इसको लिया है, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, हमने इसको फिक्स कर लिया। अब मार्केट चेंज हो तो ये वैल्यू एटलीस्ट चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंपनी यूजेज द रिस्क मैनेजमेंट टूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स यूनिक सिचुएशंस एंड नीड। ऑफ कोर्स ये बात है, कंपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से वो टूल्स को यूटिलाइज करेगी। मतलब कंपनी को अगर लग रहा है कि हाँ इंश्योरेंस से हम अपना लॉस कम कर सकते हैं तो वो इंश्योरेंस की तरफ जाएगी। अदरवाइज वो अगर उनको लग रहा है कि हाँ हमको डाइवर्सिफिकेशन या डेरिवेटिव्स पे जाना चाहिए तो वो उनकी तरफ जाएंगी, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस डिपेंड करेगा, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि वो कौन सा रिस्क मैनेजमेंट टूल को अपने लिए अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है रिस्क मैनेजर व्यूज रिस्क एज। सो नॉर्मली हमारा जो रिस्क है हमने क्या बोला, हमारे सिचुएशंस और हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग। सो हमारी सिचुएशन और नीड नॉर्मली हमारा रिस्क मैनेजर डिसाइड करेगा एक कंपनी की सिचुएशन और उसकी नीड्स क्या है। तो अगर रिस्क मैनेजर की खुद की सोच ऐसी है कि वो रिस्क को एज थ्रेट और हज़ार्ड की तरह देख रहा है,
मतलब उसको लग रहा है कि ये थ्रेट है, हम इस पे अच्छा कुछ भी अर्न नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत सारे लॉसेस इन पे हो सकते हैं। इन दैट केस उसको क्या करना चाहिए, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए जिससे वो रिस्क को रिड्यूस कर सके। नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको पहले ही बताया कि हम रिस्क को ज़्यादातर एलिमिनेट नहीं कर पाते, तो नॉर्मली उसका मेन फोकस क्या होगा कि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें। सो अगर उसको डर लग रहा है कि हाँ हम इस रिस्क से अर्न कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हमको बहुत ज़्यादा कुछ लॉसेस हो जाएंगे, इन दैट केस उसने क्या किया, उसको करना है रिस्क को रिड्यूस, और रिड्यूस करने के लिए वो क्या करेगा, इंश्योरेंस की हेल्प लेगा, ठीक है, या फिर अदर ऑप्शंस जिसके थ्रू वो रिस्क को रिड्यूस कर सके। सो यहाँ पे उसका मेन एम क्या है, रिस्क को रिड्यूस करना। यहाँ पे उसका कोई भी एम नहीं है कि इससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है, उसको यहाँ पे कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है जिससे वो अच्छा खासा अर्न कर सकता है। इन दैट केस वो इंश्योरेंस के पास जाएगा और इंश्योरेंस वालों को बोलेगा कि मेरे पास ये रिस्क आ रहा है, मेरे को उसकी जगह मेरे को इंश्योरेंस कराना है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अपना रिस्क किसी और को ट्रांसफर कर रहा है। किसी और को किसको ट्रांसफर कर रहा है, इंश्योरेंस को ट्रांसफर कर रहा है, और इंश्योरेंस वाले इस रिस्क से में अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं वो अपने अर्निंग के लिए, ठीक है। सो नॉर्मली उन्होंने क्या किया, जो हमारा रिस्क मैनेजर था वो रिस्क किसको ट्रांसफर कर दिया, इंश्योरेंस कंपनी को। और इंश्योरेंस कंपनी वो रिस्क क्यों ले रही है, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर इंश्योरेंस कंपनी को लगेगा कि इसमें उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला है, पूरी तरीके से लॉस होने वाला है, इसमें उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी आपको देगी पैसे, तो आंसर है नो, है ना। उसमें भी वो अच्छा खासा प्रीमियम चार्ज करेगी, तब हो सकता है कि वो आपको दे दे, वो भी लेस चांसेस है, बहुत कम चांसेस है उसके भी। इन दैट केस वो भी अगर अपनी अपॉर्चुनिटी देख रही है जिससे वो अर्न कर सके, तभी वो आपको रिस्क को क्या करेगी, आपके रिस्क को सिक्योर करेगी विथ इंश्योरेंस, ठीक है। सो ये हो गया हमारा थ्रेट और हज़ार्ड का पॉइंट, जहाँ पे रिस्क मैनेजर ने अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया इंश्योरेंस कंपनी को, और इंश्योरेंस कंपनी ने उसमें अपॉर्चुनिटी देख के अपने उस रिस्क को एज अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ किया ताकि वो प्रॉफिट अर्न कर सके। नेक्स्ट आ रहा है हमारा, अगर रिस्क मैनेजर को उस रिस्क को देख के ऐसा लग रहा है कि वो रिस्क से वो अपॉर्चुनिटी है, वो उससे अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकता है, ठीक है। इन दैट केस वो क्या करेगा, मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज अपनाएगा, डाइवर्सिफाई करेगा, डेरिवेटिव्स की हेल्प लेगा, और क्या करेगा, अपने लॉसेस को मिनिमाइज करेगा और प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करेगा। सो यहाँ पे वो किस चीज़ की हेल्प लेगा, नॉर्मली डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग की। हेजिंग क्या है, तो हेजिंग में हम डेरिवेटिव्स का यूज लेते हैं, तो डेरिवेटिव मैंने आपको पहले ही समझा दिया। सो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग को इन क्लैरिटी देखने के लिए हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। डाइवर्सिफिकेशन एक ऐसा मेथड है जिससे आप रिस्क को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमिलर एसेट्स को लेते हैं जिसमें हम अपना मूवमेंट करते रहते हैं। मतलब हमने सिक्योरिटीज़ ले ली, सिक्योरिटीज़ में अलग अलग सिक्योरिटीज़ में हमने पैसा लगा दिया ताकि हम क्या कर सकें, अपने डाइवर्सिफाई करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो रिस्क रिड्यूस कर रहे हैं हम अलग अलग सिक्योरिटीज़ में पैसा लगा के। नेक्स्ट आ रहा है हेजिंग, जहाँ पे आप कंबाइन करते हैं एक एसेट विद इट्स डेरिवेटिव, मतलब एक ही कंपनी का एसेट है और उसी पर्टिकुलर एसेट का ही कोई डेरिवेटिव है, वो हम ले रहे हैं ताकि हम रिस्क को रिड्यूस कर सकें उसके मूवमेंट्स को ऑफसेट करके, ठीक है। तो हमने ऑप्शन लेके इसकी मूवमेंट को ऑफसेट किया था, तो मूवमेंट को ऑफसेट करके आप उसमें अच्छा अर्न कर सकें, ये हमारा मेन एम होता है। तो डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है टाइप्स ऑफ रिस्क। सो रिस्क के हमारे पास 4 टाइप्स हैं। सो 4 में क्या क्या है, फर्स्ट आता है हमारे पास ऑपरेशनल रिस्क, नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिस्क, थर्ड इज एनवायरमेंटल रिस्क, एंड लास्ट इज रेपुटेशन रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क क्या है, ऑपरेशनल रिस्क मतलब ऑपरेशन, मतलब आप समझ रहे होंगे ऑपरेशन हम कहाँ करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर करते हैं, हमारा जो भी काम है, मतलब मैन्युफैक्चर करने का, सर्विसेज प्रोवाइड करने का। सो ये सारे ऑपरेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है, हम ये प्रोवाइड करते हैं टू द पब्लिक, ठीक है। सो ऑपरेशनल रिस्क रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो नॉर्मली विद इन ऑर्गेनाइजेशन से ही रिलेटेड होता है। ऑर्गेनाइजेशंस के पब्लिक ने अगर कोई फॉल्ट कर, पीपल ने, जो भी एम्प्लॉयज है उन्होंने फॉल्ट कर दिया, तो उसका रिस्क, ठीक है, हमारा टेक्निकल ब्रेकडाउन हो गया उसका रिस्क, ये सारा रिस्क हमारा क्या कहलाता है, ऑपरेशनल रिस्क। इन डिटेल अभी हम देखेंगे, इन शॉर्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट हमारा हो गया ऑपरेशनल रिस्क। नेक्स्ट है हमारे पास फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क क्या है, अब ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी, तो वो ऑफकोर्स सी बात है कुछ ना कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करती होगी आउटसाइड वर्ल्ड से। सो ये जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो आउटसाइड वर्ल्ड से कर रही है, उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होते हैं वो रिस्क हमारे फाइनेंशियल रिस्क के अंदर आते हैं। सो नॉर्मली इसके अंदर मार्केट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है अगर आप क्रेडिट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड रिस्क, लिक्विडिटी ले रहे हैं मतलब आपने कहीं पैसा लगाया तो उसमें लिक्विडिटी मिलेगी कि नहीं उसका रिस्क, ठीक है। सो ये हो गए हमारे फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल रिस्क, मतलब इन्वायरमेंट रिलेटेड रिस्क, जैसे कि लेजिस्लेटिव चार्जेस, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, नेचुरल डिजास्टर्स, इनके कारण जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिक्योरिटी पे अफेक्ट पड़ सकता है वो हमारा उसका रिस्क कहलाता है, क्योंकि हमको नहीं पता कभी भी डिजास्टर आ सकता है, नेचुरल डिजास्टर, उसके कारण हमारे सिक्योरिटीज पे अफेक्ट पड़ता है, हमारे मार्केट पे अफेक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेपुटेशन रिस्क, अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने रेगुलेटर्स, कॉम्पिटिटर्स और स्टेक होल्डर्स या फिर सोसाइटी को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, जो भी उनके एक्सपेक्टेशंस है, अगर वो उनको फुलफिल नहीं कर पाती है, ठीक है, सही तरीके से, मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर ली लेकिन तब भी वो अपने जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जिनको भी चाहिए वो उनकी एक्सपेक्टेशन को अगर फुलफिल नहीं कर पाती है, इन दैट केस रेपुटेशन रिस्क यहाँ पे अराइज हो जाता है। सो नॉर्मली हम अभी जो देखेंगे इन डिटेल वो हमारा होगा ऑपरेशनल रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क को हम इन डिटेल देखने वाले हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क हमको पता चल गया कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, अगर इन्वायरमेंट में कोई भी इकोनॉमिक पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस आ रहे हैं उसके कारण जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिक्योरिटीज में अफेक्ट पड़ेगा वो हमारा इन्वायरमेंटल रिस्क कहलाएगा। रेपुटेशन भी हमने समझ लिया कि अकॉर्डिंग अगर एक्सपेक्टेशन पे ऑर्गेनाइजेशन खड़ी नहीं उतरती है तो उसके कारण उसको जो भी रेपुटेशन से रिलेटेड रिस्क बेयर करने पड़ेंगे वो रेपुटेशन रिस्क के अंदर कवर किए जाएंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशनल रिस्क से कि ऑपरेशनल रिस्क है क्या। ऑपरेशनल रिस्क जैसा कि मैंने आपको बताया, रिस्क इनकर्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस इंटरनल एक्टिविटी के कारण जो भी रिस्क अराइज होता है वो ऑपरेशनल रिस्क कहलाता है, मतलब इंटरनल एक्टिविटी में जो भी अफेक्ट हो रहा है वो हमारा ऑपरेशनल रिस्क है। तो इसकी डेफिनेशन समझिएगा, ऑपरेशनल रिस्क इज द रिस्क ऑफ लॉस। किस चीज का रिस्क है? लॉस हो सकता है हमको। ये लॉस किस कारण से हो सकता है? इनएडिक्वेट और फेडेड इंटरनल प्रोसेसेस, पीपल एंड सिस्टम। हमारा इनएडिक्वेट इंटरनल प्रोसेस है, इनएडिक्वेट इंटरनल पीपल है या फिर इनएडिक्वेट इंटरनल सिस्टम है। हमारे लोग जो हमारे एम्प्लॉयज है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, इनएडिक्वेट है, अकॉर्डिंग टू जितनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, या फिर हम जो भी टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमको जैसी चाहिए वैसी नहीं है। हमारे जो भी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं वो प्रोसेस इनएडिक्वेट है। इन दैट केस इसके कारण जो भी हमको लॉस हो सकता है वो लॉस हमारा इंटरनल प्रोसेस के कारण लॉस कहलाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है, मिस अप्रोप्रिएशन हो रहा है एसेट्स का, तो ये सब हमारे रिस्क ऑफ लॉस है और ये रिस्क हो रहा है हमको इंटरनल प्रोसेसेस के कारण या फिर इंटरनल पीपल या इंटरनल सिस्टम के कारण। कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स भी हैं जो हमारे इंटरनल एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? जैसे कि थ्रेट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, टेक्नोलॉजी ब्रेकडाउन हो गया हमारे यहाँ, तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स कहलाते हैं। मतलब ये हम खुद से इसको हम रोक नहीं सकते, तो ये हमारे एक्सटर्नल इवेंट्स हो गए। जो हम रोक सकते हैं वो हमारे इंटरनल इवेंट हो गए, जैसे हम अपनी प्रोसेस अच्छी कर सकते हैं, हम हमारे एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरीके से उनको प्रोग्रेस करा सकते हैं, उनको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनको अच्छे से एडुकेट कर सकते हैं ताकि वो हमको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। नेक्स्ट, हम अपने सिस्टम को अच्छा कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम खुद से अपने लिए ठीक कर सकते हैं। और एक्सटर्नल इवेंट मतलब ऐसे इवेंट्स जो कि इंटरनल एक्टिविटी को अफेक्ट कर रहे हैं लेकिन हम इनको बोलना चाहिए हम इनको रोक नहीं सकते, है ना, हम इनको रोक नहीं सकते। अब नॉर्मली अगर आप ऑपरेशनल रिस्क को देखें तो हमने क्या बोला, रिस्क को दो तरीके से देखा जा सकता है, या तो थ्रेट और हज़ार्ड की तरह से, या तो उसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से जिसमें आप अर्न कर सके कुछ रिटर्न। तो आप बताइए कि ये जो ऑपरेशनल रिस्क है क्या आप इसमें कुछ अच्छा रिटर्न अर्न कर सकते हैं? तो आंसर है नो, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसके अंदर आप अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है, उस लॉस से आपको बचाना होता है, तो नॉर्मली इसके लिए इंश्योरेंस यूज करना एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। देखिए, ऑपरेशनल रिस्क इज हार्डर टू क्वांटिफाई। आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना हो सकता है हमको ऑपरेशनल रिस्क। हमको पहले से ही अगर पता है कि आगे जाके थ्रेट होने वाला है, आगे जाके हमको पता है नेचुरल डिजास्टर आ सकता है, या फिर हमको पता है टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, तो क्या हम उसको पहले से नहीं बचा लेंगे?
तो आंसर है यस। अगर हमको पहले ही पता चल जाएगा तो हम इसको पहले ही रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन वही तो बात है ना, ये हमको पहले से पता ही नहीं होता है कि कितना रिस्क आ सकता है, तो इसीलिए हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि इसका रिस्क हमारा कितना हो सकता है, कितने हमारे एम्प्लॉयज हमारे साथ डिफॉल्ट कर सकते हैं। ये अगर हमको पहले ही पता होगा तो हम उन एम्प्लॉयज को पहले ही हटा देंगे, है ना। तो ये भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसीलिए इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते हम कि कितना रिस्क इसके कारण हमको हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है असेसिंग ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क को असेस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले हमारे पास है ऑपरेशनल रिस्क नॉट यूज्ड टू जनरेट प्रॉफिट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑपरेशनल रिस्क हमारे लिए एक थ्रेट या हजार्ड की तरह हम लेंगे। हमने दो चीजें देखी थी। रिस्क मैनेजर रिस्क को दो तरीके से देखता है, या तो थ्रेट और हजार्ड की तरीके से, या तो रिटर्न अर्न करने की अपॉर्चुनिटी के तरीके से। सो जो हमारा ऑपरेशनल रिस्क है वो बिल्कुल अर्न करने के लिए कुछ भी नहीं है, वहां पे आप कुछ भी अर्न नहीं कर सकते, बस उसको एज अ थ्रेट और हजार्ड देखा जाता है, क्योंकि वो आपका प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकता, वो आपको सिर्फ लॉसेस दे सकता है और आपको उन लॉसेस को मेंटेन करना है ताकि वो लॉसेस ना हो आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बट इट इज मैनेज टू कीप लॉसेस विद इन रिस्क एपिटाइट। लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं ताकि हम जितना रिस्क हमको लग रहा है कि हाँ ऑपरेशनल से हमको इतना एक्सपेक्टेड रिस्क आ सकता है उतना ही आए, उससे ज़्यादा नहीं आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छी तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने के लिए सिक्योरिटीज़ अच्छी रखिए ताकि थ्रेट ना हो, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल ब्रेकडाउन होने से पहले ही टेक्नोलॉजीज को पूरी तरीके से चेक करते रहिए। एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छा रिलेशन रखिए ताकि वो कभी भी आपके साथ डिफॉल्ट ना करें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा असेस करना ऑपरेशनल रिस्क को और उसको मैनेज करना ताकि उसके लॉसेस को हम अकॉर्डिंग हमारे रिस्क एपिटाइट के अंदर ही रख सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है इट कैन बी मिटिगेटेड टू सम एक्सटेंट बाय इंटरनल कंट्रोल एंड इंश्योरेंस। तो मैंने बताया इंटरनल कंट्रोल के थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, और इंश्योरेंस के थ्रू। सो नॉर्मली इंटरनल कंट्रोल किसके लिए हेल्प करेगा, जो भी हमारे इंटरनल प्रोसेसेस हैं उनके लिए आप इंटरनल कंट्रोल को यूज़ कीजिए, और जो भी एक्सटर्नल इवेंट्स हैं उनके लिए आप इंश्योरेंस को यूज़ कीजिए। तो यहाँ पे आपके लिए इंश्योरेंस हेल्पफुल है और यहाँ पे आप इंटरनल कंट्रोल के थ्रू इसको आप मैनेज कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ हो कि ऑपरेशनल रिस्क क्या है, किस तरीके से हम उसको असेस कर सकते हैं और किस तरीके से हम उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि हम उसको अपने रिस्क एपेटाइट के अंदर ही रखें। अब इसके आगे जो हमारा फाइनेंशियल रिस्क है वो हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास हम यही एंड करते हैं। आई होप आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन to get more updates. So that's it. See you all in the next video.